हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। आज के इस सेशन में 2 अक्टूबर के सभी करंट अफेयर को यहां पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट को, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक एक फैक्ट को, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मजा आएगा आपको सेशन में। और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट डेली करंट अफेयर की पीडीएफ अवेलेबल हो जाती है, तो वहां से आप इसे कलेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करें 2 अक्टूबर के करंट अफेयर को। आज गांधी जयंती, आप सभी को पता होना चाहिए। देखिए, आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस की पहली महिला डायरेक्टर जनरल की बात करें तो यह सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन को नियुक्त किया गया है। आंसर डी हो जाएगा, यह है आरती सरीन। ओके, देखिए, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी पहली महिला डायरेक्टर जनरल बने तो उनको याद रखिएगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन हमने एग्जाम में देखने हमेशा देखे हैं ऐसे क्वेश्चन। यहां पर भी देखिए, सीआरपीएफ के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, पहली महिला डायरेक्टर जनरल ही पूछी गई थी। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको याद रखना चाहिए। तो हम पूरी डिटेल देखेंगे। सर्जन है वाइस एडमिरल आरती सरीन, जिन्हें आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस में डायरेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंट किया गया। अभी तक इस संस्था के डायरेक्टर जनरल के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह अपॉइंट थे। अब इनके बाद अपॉइंट की गई आरती सरीन, और इस तरीके से ये आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस की पहली महिला डायरेक्टर जनरल है। डन। अब आपको यहां पर जो कंफ्यूजन होगा ना, वो इस ऑर्गेनाइजेशन में होगा कि ये संस्थान क्या है। आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस एक्चुअल में है क्या? तो देखिए, भारत के जो सशस्त्र बल हैं, ओके, जितने भी हैं, उन सभी का एक कॉमन मेडिकल सर्विस एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि उनको चिकित्सा सेवाएं प्रोवाइड करता है। इनका जो मुख्य अधिकारी होता है वो कहलाता है मेडिकल उस सर्विस का डायरेक्टर जनरल। तो ये तीनों जो हमारे सशस्त्र बल हैं, आर्म्ड फोर्स हैं, उनकी यहां पर बात हो रही है। उनके डायरेक्टर जनरल हैं आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस टोटल। ठीक है, उसका एक ही डायरेक्टर जनरल होता है। और ये बनी है कौन? तो ये बनी है हमारी, जिनकी हम बात कर रहे थे, सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट पहले नोट कीजिएगा। अगस्त 2024 में लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर पहली महिला महानिदेशक बनी थी मेडिकल सर्विस आर्मी की। तो देखिए, आर्मी का अलग, नेवी का अलग और एयरफोर्स का अलग मेडिकल सर्विस है। उनकी जो जॉइंट होती है ना तीनों सेनाओं की, वो कहलाती है आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस। और इसकी डायरेक्टर जनरल कौन बनी? तो ये बनी है आरती सरीन। तो अब कंफ्यूज मत होना, मैंने आपको दोनों सिनेरियो समझा दिए हैं। तो यहां पर आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस डायरेक्ट हमारे जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत काम करती है। हमारे जो सशस्त्र बल हैं उनमें मेडिकल सर्विसेज से लेकर जितने भी डिसीजन होते हैं, जितने भी वर्क होते हैं, उनको देखने की और लागू करने की जिम्मेदारी आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस की होती है। ठीक है, डायरेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंट की गई है आरती सरीन, याद रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? इसी की हम बात कर रहे थे, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को। तो इसी दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस या फिर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। कब? 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती, है ना। तो एक एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, ये तो एक रेफरेंस मैं आपको दे रहा हूं, बाकी काफी एग्जाम्स हैं जिनमें यहां से क्वेश्चन आता है। याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी 2 अक्टूबर को ही मनाई जाती है। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी की जयंती के साथ 2 अक्टूबर को और किसकी जयंती मनाई जाती है? लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, हमारे फॉर्मर पीएम रह चुके हैं। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, हर साल 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। सबसे पहली बार जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसने अनाउंस किया था 15 जून 2007 को कि भैया हम 2 अक्टूबर 2007 से इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस बनाएंगे, क्योंकि गांधी जयंती है और पूरे वर्ल्ड में गांधी जी को मान्यता प्राप्त है, तो उनकी याद में मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। तो पहली बार मनाया गया था 2 अक्टूबर 2007 को।
ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। उद्देश्य आपको समझ में आ जाना चाहिए, पूरे वर्ल्ड में अहिंसा या नॉन वायलेंस को बढ़ावा देना ग्लोबली। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जो डिस्प्यूट्स चल रहे हैं देशों के मध्य में, किसी भी समुदाय के मध्य में, धर्म के मध्य में, उनको शांतिपूर्ण ढंग से सॉल्व करना 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। समाज में शांति, पीस, टॉलरेंस या फिर स्पेशली पीस को बढ़ावा देना उद्देश्य 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस का। ठीक है, तो गांधी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को एक और डे आपको याद रखना चाहिए, इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन। पूरे वर्ल्ड में वृद्ध व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1 अक्टूबर को 1990 में घोषित किया था कि भैया हम 1 अक्टूबर को बनाएंगे क्या, इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन। और इसे पहली बार मनाया गया था 1991 में। 1990 में घोषणा की गई और मनाया गया 1991। ठीक है ना, ओके। तो यहां पर दोनों डे क्लियर हो जाना चाहिए, 1 अक्टूबर को क्या है और 2 अक्टूबर को क्या है। वृद्ध जो व्यक्ति है पूरे वर्ल्ड में, उनकी केयर किया जाना चाहिए। जैसे बच्चों की केयर माता पिता करते हैं, वैसे ही वृद्ध व्यक्तियों की केयर उनको चाहिए होती है एंड वक्त में। तो लोग इसके प्रति जागरूक हों, है ना, अपनापन बढ़े, इसके उद्देश्य से मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन। याद रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को आज ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं, इंटरेस्टिंग है। यहां पर देखिए आपके लिए साइंस का कोर्स अवेलेबल है, बायलैंग्वेज, काफी नॉमिनल चार्जेस में। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज से ही इसकी लाइव क्लासेस आपके लिए शुरू हो रही है। स्पेशली सिविल सर्विसेज और वनडे एग्जाम के लिए इसे डिजाइन किया गया है। लाइव सेशन आपको मिल जाएंगे। अगर आप कभी लाइव सेशन नहीं देख पाते हैं तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपकी क्लासेस अवेलेबल हो जाएगी। आपके कोर्स में, एप्लीकेशन में क्लास नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और टेस्ट प्रैक्टिस शीट भी आपको वहीं पर अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा देखिए साइंस, इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आप कंबाइंड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए बायलैंग्वेज अवेलेबल है। लाइव क्लासेस इसकी भी शुरू हो गई है, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में। ये 129 और ये 299। ओके, दोनों की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर क्लिक करके सीधे इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। ठीक है, बायलैंग्वेज है तो आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के, आप इजीली इसे ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक कोर्स की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां पर जाकर उसे अवेल कर लीजिए। कोई भी डाउट आता है तो आपको हेल्पलाइन नंबर आपके डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया होगा, वहां पर देख लीजिए और आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो विद इन 48 आवर में क्लियर हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस टीम ने SAFF साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 चैंपियनशिप 2024 जीती है? तो SAFF अंडर 17 चैंपियनशिप 2024 का खिताब इंडिया ने अपने नाम किया है फाइनल में बांग्लादेश को हराकर। ठीक है, देखिए इसी तरीके का एक क्वेश्चन आपको रेफरेंस में यहां पर SSC CHSL में पहले आया हुआ है, 2023 की किसी एग्जाम में पूछा गया था, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 चैंपियनशिप 2024 का जो फाइनल है ये खेला गया था भूटान के थिम्पू में चांगलिम थांग स्टेडियम में। तो आपको यह पता चल गया कि SAFF अंडर 17 चैंपियनशिप 2024 में कहां आयोजित की गई, तो यह आयोजित की गई है भूटान में। ठीक है, तो भूटान में आयोजित हुआ है, नवा एडिशन है इस साल ये। इंडिया ने फाइनल में बांग्लादेश को 2-0 से हराकर यह फुटबॉल चैंपियनशिप को अपने नाम किया। तो 9th एडिशन 2024 में भूटान में जो आयोजित किया गया, विनर हो जाती है इंडियन फुटबॉल टीम और रनर अप हो जाती है बांग्लादेश की फुटबॉल टीम। याद रखिएगा, इंडिया ने 6ठी बार इस चैंपियनशिप को अपने नाम किया है, 6ठा टाइटल है इंडिया का। ठीक है, 7 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था एशिया की, और यहां पर 6ठा टाइटल इंडिया ने अपने नाम किया है इस चैंपियनशिप का। इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट MD अरबाश को दिया गया, इंडिया के फुटबॉल प्लेयर हैं,
और गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट की बात करें तो ये भी इंडिया के हैं, सूरज सिंह अहिबाम। ठीक है, ये भी इंडिया के हैं जिन्हें गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया। इंडियन टीम की बात करें SAFF अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप में, तो इसमें हमारे हेड कोच इशफाक अहमद हैं और कैप्टन इंडियन फुटबॉल टीम के नगाम गोहो मैट थे। ठीक है, तो स्पेशली याद रखना SAFF 2024 जो कि एक अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप है, इसका विनर कौन रहा? इंडिया। और रनर अप कौन रही? बांग्लादेश। और कौन सा एडिशन है? तो इस साल ये 9th एडिशन था इस चैंपियनशिप का। याद रहेगा, याद रखिएगा। चलिए, इस चैंपियनशिप की बात करें तो नॉर्मली साउथ एशियन कंट्रीज है ना, जो दक्षिण एशिया के देश है, उनके मध्य में आयोजित होने वाली फुटबॉल चैंपियनशिप है। 17 साल से कम उम्र के जो प्लेयर्स हैं, अंडर 17 है ना, तो 17 साल के कम उम्र के प्लेयर यहां पर भाग लेते हैं, उनकी टीमें पार्टिसिपेट करती है। 2011 में इसकी शुरुआत की गई थी और साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, क्योंकि इसी के शॉर्ट फॉर्म से इसका चैंपियनशिप का नाम है, इसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने भारत के किस बंदरगाह से क्रूज भारत मिशन की शुरुआत की? तो केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने भारत के मुंबई पोर्ट से हाल ही में शुरुआत की है क्रूज भारत मिशन की। कहां से? मुंबई पोर्ट। ठीक है, महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। यही केंद्रीय मंत्री सोनोवाल। तो मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग और वाटरवे सर्बानंद सोनोवाल इनका पूरा नाम है। इन्होंने मुंबई बंदरगाह से, मुंबई पोर्ट से क्रूज इंडिया मिशन की शुरुआत की। देखिए, जो क्रूज टूरिज्म है उसको बढ़ावा देना इस क्रूज इंडिया मिशन की शुरुआत का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, 3 अलग अलग फेजेस में इसे क्रियान्वित किया जाएगा, जो कि 1 अक्टूबर से शुरू हो चुका है और मार्च 2029 तक ये जारी रहेगा। नॉर्मली 3 फेज, कब से कब तक? तो 1 अक्टूबर को इसका इनॉग्रेशन हो गया क्रूज इंडिया मिशन का, है ना, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। तो 1 अक्टूबर से ये शुरू हुई 2024 में और 30 सितंबर 2025 तक चलेगी। सेकेंड फेज 1 अक्टूबर 2025 को शुरू होगा और 31 मार्च 2027 तक चलेगा। थर्ड फेज की बात करें तो ये 1 अप्रैल 2027 को शुरू होगा और 31 मार्च 2029 तक चलेगा। तो ये 3 फेज है। ठीक है, क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा देना, इसमें जितनी भी संभावनाएं हो सकती है क्रूज टूरिज्म को लेकर ग्लोबल लेवल पर इसे प्रचारित करना और भारत को एक ग्लोबल हब बनाना, क्रूज टूरिज्म का मुख्य उद्देश्य है क्रूज इंडिया मिशन का। शुरुआत कहां से की गई? मुंबई पोर्ट से, है ना। अनुराग जैन को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? वैसे देखिए, चीफ सेक्रेटरी जानते क्या होता है? मुख्यमंत्री के नीचे काम करता है। जितने भी मिनिस्ट्री है उन सभी विभागों के मध्य में एक कोलैबोरेशन का काम करता है, आपसी सहयोग स्थापित करने का काम करता है चीफ सेक्रेटरी। सीएम के नीचे सारे काम करता है वो। तो चीफ सेक्रेटरी हाल ही में अनुराग जैन बने हैं मध्य प्रदेश राज्य में, एमपी में। कहां पर? एमपी। ठीक है, देखिए यह है हमारे अनुराग जैन। तो अनुराग जैन को मध्य प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी हाल ही में नियुक्त किया गया। अनुराग जैन 1989 बैच के एक आईएएस ऑफिसर है। नॉर्मली चीफ सेक्रेटरी आईएएस ऑफिसर को ही बनाया जाता है। अभी तक एक वीरा राणा, ठीक है ना, मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी थे, इनके स्थान पर नियुक्त किया गया है आईएएस अधिकारी अनुराग जैन को। और मुख्य सचिव या चीफ सेक्रेटरी के बारे में आपको बता चुका हूं कि इनका काम क्या है। राज्य सरकार का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है, सीएम के नीचे काम कर रहा है। तो अगर हम प्रशासन को देखेंगे ना, तो उनका सबसे बड़ा अधिकारी चीफ सेक्रेटरी होता है। डायरेक्ट सीएम को रिपोर्ट करने की इसके पास पावर होती है। मुख्यमंत्री तथा मंत्रियों के साथ मिलकर नीतियों को लागू करने के लिए काम करता है। तो एमपी का चीफ सेक्रेटरी बनाया गया किसे? आईएएस ऑफिसर अनुराग जैन को। आगे आइए, भारतीय नौसेना का शीर्ष अंतरराष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2024 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो भारतीय नौसेना का एक अंतरराष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन है जिसे नाम दिया जाता है इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग। ठीक है ना, यहां पर आप इसको देख सकते हैं। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग की बात करें तो इसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली। डेट देखने जाएं
तो 3 से लेकर 5 अक्टूबर 2024 तक नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाने वाला है। आंसर ले लेते हैं, आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। ठीक है, देखिए समुद्री सुरक्षा को लेकर, क्योंकि नेवी का है, भारतीय नौसेना का इंटरनेशनल वार्षिक सम्मेलन इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग, तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा के लिए चर्चा की जाएगी अलग अलग मुद्दों पर नॉर्मली इस इंटरनेशनल वार्षिक सम्मेलन में, जो इंडियन नेवी का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। ठीक है, कब से कब तक, तो 3 अक्टूबर को शुरू होगा और 5 अक्टूबर से ऑलमोस्ट 3 दिन तक इसका आयोजन किया जाएगा। रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स एंड सिक्योरिटी इन द इंडो पैसिफिक क्षेत्र, यह थीम है 2024 में इस वार्षिक सम्मेलन की। मैरीटाइम सिक्योरिटी, समुद्री सुरक्षा को लेकर यहां पर बातचीत की जाएगी, चर्चा की जाएगी कि भैया समुद्री सुरक्षा कैसे की जाए, कैसे बढ़ाया जा सके और बाहरी खतरों को कैसे रोका जा सके इंडो पैसिफिक ओशियन में। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन को कैसे बढ़ाया जा सके, मिलिट्री और नेवल सहयोग को बढ़ाने के लिए चर्चा की जाएगी। रीजनल स्टेबिलिटी, जो क्षेत्रीय स्थिरता है, शांति है, उसको बढ़ाने के लिए यहां पर प्रयास किया जाने वाला है। ठीक है, तो इंडियन नेवी का शीर्ष इंटरनेशनल एनुअल कॉन्फ्रेंस इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, 2018 से यह हर साल आयोजित किया जाता है और जैसा कि मैं आपको शुरू में बता चुका हूं, इंडो पैसिफिक रीजन में सुरक्षा को बढ़ावा देना, इन मुद्दों पर चर्चा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, पेरू में आयोजित ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 में भारतीय निशानेबाज पार्थ राकेश ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा मेडल अपने नाम किया है? तो पेरू में आयोजित की गई, पहले तो यह समझिए, ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024। भारत के निशानेबाज हैं पार्थ राकेश, इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल यहां पर अपने नाम किया। कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल। तो यहां पर आपको पार्थ राकेश को याद रखना चाहिए, शूटिंग के खिलाड़ी हैं इंडिया के। ठीक है ना, तो दक्षिण अमेरिकी देश है पेरू, यहां पर आयोजित की गई ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024। पार्थ राकेश 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल इन्होंने अपना नाम किया। इसके अलावा देखिए, इन्होंने एक टीम इवेंट भी खेला है अजय मलिक और अभिनव शॉ के साथ। इसमें इन्होंने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में भी गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। और वहीं पर महिला टीम की बात करें, जिसमें गौतमी भनोट, शंभवी क्षीरसागर और अनुष्का ठाकुर थी, इन्होंने जूनियर विमेन टीम इवेंट में 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड अपने नाम किया। तो इंडिविजुअल गोल्ड नॉर्मली पूछा जाता है, तो ये पार्थ राकेश लेकर आए हैं ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 में। ठीक है, कहां आयोजित किया गया? दक्षिण अमेरिकी देश पेरू, 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में क्या जीता? गोल्ड। भारत ने स्थानीय भाषाओं में जनरेटिव AI के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो जनरेटिव AI के लिए, जो कि भारतीय या स्थानीय भाषाओं में शुरू किया गया है, यह प्रोजेक्ट है भारत जेन प्रोजेक्ट। जेन का मतलब जनरेटिव ही है यहां पर। तो भारत जेन प्रोजेक्ट की शुरुआत की है इंडियन गवर्नमेंट ने। देखिए, जनरेटिव AI को समझिए कि जनरेटिव AI क्या होता है एक्चुअल में। जनरेटिव AI की बात करें तो AI को आप डायरेक्ट प्रॉम्प्ट देंगे, कमांड देंगे, और वो उसके हिसाब से जो भी उसके पास डेटा है उसको एनालिसिस करेगा और आपको वो उस क्वेश्चन का, आपके क्वेश्चन का आंसर देगा, जो भी आपने प्रॉम्प्ट दिए। खुद जनरेट करेगा, चीजों को खुद जनरेट करेगा AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है कि भारत की जो स्थानीय भाषाएं, जैसे तमिल, तेलुगु है ना, मराठी, गुजराती, इन लैंग्वेजेस में जनरेटिव AI के लिए एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, भारत जेन प्रोजेक्ट। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, ठीक है, स्थानीय भाषाओं में जनरेटिव AI के विकास के लिए भारत जेन प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इसे IIT बॉम्बे के नेतृत्व में हाल ही में शुरू किया गया है। एक गवर्नमेंट फंडेड मल्टी मॉडल AI इनिशिएटिव है। भारत का पहला ऐसा इनिशिएटिव भाई जो गवर्नमेंट फंडेड है AI के लिए, है ना। तो गवर्नमेंट फंडेड मल्टी मॉडल AI इनिशिएटिव है, जनरेटिव AI के नाम से
या फिर भारत जेन प्रोजेक्ट के नाम से इसे लॉन्च किया गया है। एआई के लिए भाई, एआई के क्षेत्र में तकनीक का विकास करना, स्पेशली भारतीय भाषाओं में जनरेटिव एआई का तकनीक का या टेक्नोलॉजी का विकास करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ग्रामीण क्षेत्र में कोई नहीं जानता इंग्लिश, तो वो अब एआई को कैसे यूज करेगा? तो उसके लिए हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, हर क्षेत्र में, हर रीजन के हिसाब से जो वो लैंग्वेज जानता है, उस लैंग्वेज में एआई कमांड ले ले, उसके क्वेश्चन का आंसर कर दे, उसको जो चाहिए वो दे दे। तो इस तरीके से यह है जनरेटिव एआई, भारतीय भाषाओं में डेवलप किया जाना है। इसके लिए जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया, भारत जेन प्रोजेक्ट, इसे नाम दिया गया। बता ही चुका हूं उद्देश्य क्या है, एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया। ग्रामीण इलाकों में लोग नहीं जानते इंग्लिश, उनके लिए काम आएगी, है ना। काफी सेक्टर में, काफी अलग अलग क्षेत्रों में लोग इंग्लिश या एक ही लैंग्वेज नहीं जानते, तो उनको स्थानीय भाषाओं में मदद मिलेगी। लिखना, पढ़ना, लेख लिखना, कमांड देना, इसमें मदद करेगा भारत जेन प्रोजेक्ट के तहत जो जनरेटिव एआई बनाया जाएगा वो। ठीक है। काजिंद 24 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों के द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो काजिंद 24 मतलब काजिंद 2024, ठीक है, नामक जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये इंडिया और कजाकिस्तान के मध्य में आयोजित की जा रही है। वैसे इंडिया और कजाकिस्तान के मध्य में ही काजिंद मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है, राजस्थान की किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो इंडिया और कजाकिस्तान के मध्य में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है काजिंद। 2024 में इसका जो 8वां संस्करण है उत्तराखंड के ओली में हाल ही में शुरू हुआ। उत्तराखंड में टर्न बाय टर्न आयोजित किया जाता है, एक बार इंडिया और एक बार कजाकिस्तान। तो उत्तराखंड के ओली में इसका आयोजन किया जा रहा है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज काजिंद 2024। दोनों देशों के मध्य में आपसी सहयोग स्थापित करना, है ना, आपसी सुरक्षा स्थापित करना, एक दूसरे की जो टेक्नोलॉजी है उनके बारे में समझना, एक दूसरे की सैन्य क्षमता के बारे में समझना, आदान प्रदान करना, यही मुख्य उद्देश्य काजिंद वॉर एक्सरसाइज का या मिलिट्री एक्सरसाइज का इंडिया और कजाकिस्तान के मध्य में आयोजित किया जाता है। ये 8th सेशन है, 8th संस्करण है इस साल। आयोजन कहां पर? उत्तराखंड के ओली में। ठीक है, 2016 में ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू की गई थी। 7वां एडिशन 2023 में कजाकिस्तान के ओटार में आयोजित किया जा चुका है। 7वां एडिशन 2023 में कजाकिस्तान के ओटार में। ठीक है, और अब 8वां एडिशन कहां पर? उत्तराखंड के ओली में। काजिंद 2024 इंडिया और कजाकिस्तान के मध्य में। लास्ट क्वेश्चन देखिए, अक्टूबर 2024 में सामाजिक क्षेत्र में योगदान के लिए किसे 25वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में सामाजिक क्षेत्र में योगदान के लिए 25वें लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया राजश्री बिड़ला को। आंसर बी। ठीक है, राजश्री बिड़ला, यहां पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। ठीक है, रामनाथ कोविंद जी ने यह अवार्ड प्रदान किया है, राष्ट्रपति देते हैं यह अवार्ड। देखिए एसएससी में इससे मिलता जुलता क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो आपको याद रखना चाहिए। अक्टूबर 2024 में मैंने शायद रामनाथ कोविंद आपको बोला है। अभी जो अवार्ड दिया गया है वो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ के द्वारा दिया गया, और वैसे भी जो हमारे प्रेसिडेंट है वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी है। ठीक है ना, तो एक्स प्रेसिडेंट बोलते या फॉर्मर प्रेसिडेंट बोलते तब भी ठीक था। तो ठीक है, यहां पर वाइस प्रेसिडेंट ने दिया है, जगदीप धनखड़ ने यह अवार्ड, याद रखिएगा। अक्टूबर 2024 में वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट द्वारा दिए जाने वाले 25वें लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड 2024 से राजश्री बिड़ला को सम्मानित किया। सोशल सर्विस के क्षेत्र में सामाजिक योगदान जो है उनका समाज में, उसके लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो राजश्री बिड़ला की बात करें तो पहली चीज तो ये समझिए, आदित्य बिड़ला कम्युनिटी इनिशिएटिव एंड रूरल डेवलपमेंट सेंटर की ये वर्तमान में अध्यक्ष है। ठीक है, 2011 में राजश्री बिड़ला को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो 2011 में पद्म भूषण दिया गया था, और अब राजश्री बिड़ला को दिया गया है क्या? लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड 2024। ठीक है, 25वां। डन।
ठीक है, देता कौन है ये पता चल गया, लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, दिल्ली का एक इंस्टीट्यूट है। अलग अलग सेक्टर में योगदान के लिए, जैसे देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, पब्लिक अफेयर, एजुकेशन, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, अलग अलग क्षेत्र में योगदान देने वाले व्यक्तियों को उनकी उपलब्धियों के कारण यह अवार्ड प्रदान किया जा सकता है। तो 2024 में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड 2024 में किसे दिया गया, तो राजश्री बिड़ला को यह अवार्ड दिया गया। डन। तो यहां पर 2 अक्टूबर के सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस किए, एक एक फैक्ट को समझा, एक एक क्वेश्चन को समझा। अब हम बात करेंगे लास्ट डे के करंट अफेयर की। ठीक है, लास्ट डे जो हमने करंट अफेयर पढ़ा था उसको हम यहां पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो यह दिया जाएगा मिथुन चक्रवर्ती को, है ना। भारतीय एथलीट गुलवीर सिंह ने जापान में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में कौन सा मेडल अपने नाम किया, तो यह जीता है इन्होंने गोल्ड मेडल। आंसर सी। 2024 में आईफा पुरस्कार समारोह में किस फिल्म को या किस फिल्म ने बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जीता, तो यह जीता है एनिमल ने। सितंबर 2024 में भारत के किस शहर में बीसीसीआई सेंटर फॉर एक्सीलेंस का इनॉग्रेशन किया गया, नेशनल क्रिकेट अकादमी, तो इसका इनॉग्रेशन किया गया है बेंगलुरु में। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर फंसे अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को वापस लाने के लिए नासा और स्पेस एक्स ने कौन सा मिशन लॉन्च किया, तो यह है क्रू 9 मिशन। ठीक है। 14th हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है, तो इसका आयोजन किया जा रहा है भारत के झारखंड राज्य में। सितंबर 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी ने बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र देश को समर्पित किया। बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया किस राज्य में स्थित है, तो यह देखने को मिलेगा भारत के महाराष्ट्र राज्य में। तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू किए गए तेलंगाना दर्शिनी प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है, तो छात्रों के लिए ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण इसका उद्देश्य है। सितंबर 2024 में किस राज्य ने स्वदेशी गाय को राजमाता गोमाता का दर्जा दिया, तो यह कौन सा है, यह है महाराष्ट्र। उदयनिधि स्टालिन को किस राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया गया, तो उदयनिधि स्टालिन उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं तमिलनाडु राज्य के। आंसर भी, है ना। तो यहां पर ये सारे क्वेश्चन के आंसर ले लिए हमने लास्ट डे के। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर पर। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 1576 में। ईयर पूछा है तो 1576। ठीक है ना। किस ग्रह को सिस्टर ऑफ अर्थ कहा जाता है, तो सिस्टर ऑफ अर्थ के नाम से जाना जाता है पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र ग्रह। और भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक वर्तमान में पूछे तो गुजरात राज्य। काफी स्टूडेंट के महाराष्ट्र भी कमेंट में आ रहे थे, तो गुजरात पहले नंबर पर है कपास उत्पादक, क्योंकि मालवा रीजन का क्षेत्र, काली मिट्टी का क्षेत्र एमपी और गुजरात में अधिकतर फैला हुआ है। तो गुजरात, महाराष्ट्र में ही फैला हुआ है वैसे, पर गुजरात कपास उत्पादन में पहले स्थान पर है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। दे देता हूं आपको। कौन सा शासक दिल्ली से राजधानी दौलताबाद लेकर गया था, तो दिल्ली से राजधानी दौलताबाद कौन लेकर गया। फर्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते आदर्श वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है, और कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। 3 क्वेश्चन है, कमेंट में आंसर कीजिएगा, नोट कर लीजिए आराम से, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कल के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।